Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Okay, in our previous lecture, we have started the chapter of inflation, and we were discussing about what is inflation. Then we have seen the definition of deflation. इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन से पैरामीटर्स और फार्मूलाज यूज होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी. आज का लेक्चर दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट प्रॉब्लम्स डज इन्फ्लेशन ब्रिंग. इन्फ्लेशन की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं आपकी किसी भी इकोनॉमी के अंदर. तो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. हम स्टार्ट कर लेते हैं. वो कहते हैं मैनी पीपल बिलीव दैट इन्फ्लेशन इज मोस्ट हार्मफुल बिकॉज इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ देयर इनकम. वो कहते हैं कि लोग की बिलीव करते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत हार्मफुल होती है क्योंकि उसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. क्योंकि डेफिनेटली वही प्रोडक्ट्स जब महंगी हो जाती हैं तो हम उतनी कम प्रोडक्ट्स को बाय कर पाते हैं. तो उसकी वजह से जो हमारी इनकम की परचेजिंग पावर है वो डाउन हो जाती है. कहते हैं फॉर एग्जांपल कंसीडर दैट प्राइसेस वर मच लोअर इन 1970s. 1970s में प्राइसेस जो थी वो बहुत कम थी. देयरफॉर इट इज़ टू इजी टू थिंक दैट an annual salary of $10,000 at that time could buy a lot more than it can today. कहते हैं 1970s में जो प्राइसेस थी वो बहुत कम थी. तो हमें लगता है कि अगर उस टाइम पर $10,000 किसी की सैलरी होती तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब एज़ कम्पेयर टूडे मतलब आज की अगर उसको हम आज से अपने कंपेयर करें मतलब 2020 से अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो एट दैट टाइम तो हम $10,000 से बहुत ह्यूज क्वान्टिटीज़ जो थी वो बाय कर सकते थे. वेल दिस वुड बी ट्रू इफ़ ऑल एल्स वर इक्वल. कहता है ये जो हमारा अजम्पशन है या ये जो हमारी परसेप्शन है ये बिल्कुल राइट होती अगर बाकी सब चीज़ें या बाकी सब फैक्टर्स इक्वल रहते. कहते बट द सैलरीज आर प्राइसेस टू. जो सैलरीज हैं वो भी तो प्राइसेस ही है ना. प्राइसेस फॉर लेबर. देखो लेबर जो काम कर रही है उसको जो प्राइस उसके ऊपर या रिवॉर्ड जो पे किया जा रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज. तो अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली सैलरीज भी तो इंक्रीज होंगी ना क्योंकि सैलरीज आर टू अ फॉर्म ऑफ प्राइस. सैलरी भी प्राइस की ही एक फॉर्म है. जैसे आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर चार्ज करते हैं. जैसे आप अपनी कोई सर्विस सेल आउट करते हैं तो आप उसके ऊपर भी चार्ज करते हैं. ठीक है. तो अगर अगर ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली सैलरीज भी इंक्रीज होंगी क्योंकि सैलरीज भी प्राइसेस ही हैं. एंड इन्फ्लेशन कॉजेज देम टू राइज एज वेल. और कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो उनको भी कॉज करेगी. इन्फ्लेशन की कॉज की वजह से सैलरीज भी इंक्रीज होंगी. तो कहते हैं रिमेंबर इन्फ्लेशन इज एन ओवरऑल राइज इन द प्राइसेस फॉर द इकोनॉमी. तो कहते हैं रिमेंबर मतलब याद रखें इस बात को कि जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ वो इकोनॉमी में जो प्राइसेस को करती है तो इकोनॉमी में तमाम फैक्टर्स की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं. जैसे अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में जैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए थे. लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने कहा था कि लैंड का जो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलाते हैं तभी हम कोई प्रोडक्शन जो है वो कर सकेंगे. और इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने क्या करना होता है, कोई ना कोई रिवॉर्ड देना होता है, कोई ना कोई रिटर्न देना होता है. तो लैंड को बेसिकली हम लोग क्या दे देते हैं, लैंड को हम रेंट दे देते हैं. लेबर को हम क्या कर देते हैं, वेजेस या सैलरीज दे देते हैं. ठीक है. कैपिटल वालों को क्या इंटरेस्ट चला जाता है. और लास्ट पे हम लोग डिस्कस करें तो ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को चला जाता है. तो वो कहते हैं कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं. लैंड की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है, आपको हायर रेंट पे करना पड़ता है. लेबर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, आपको हायर सैलरीज पे करनी पड़ती हैं. और इस तरह से हायर इंटरेस्ट रेट्स पे करने पड़ते हैं. और इस तरह से प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है. इट बट दिस डज नॉट मीन दैट इन्फ्लेशन इज हार्मलेस. कहते हैं मतलब ये नहीं कि हम ये सोचने कि इन्फ्लेशन बिल्कुल हार्मलेस है. मतलब ओवरऑल तो वो इकोनॉमी में इक्वल इफेक्ट ही देती है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर वो इकोनॉमी को बिल्कुल नुकसान पहुंचा रही. कहते हैं इंडीड इन्फ्लेशन डज इम्पोज मैनी कॉस्ट ऑन एन इकोनॉमी. इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी को बहुत सारी कॉस्ट सफर करनी पड़ती है. इन दिस सेक्शन इस सेक्शन में वो डिस्कस दिस कॉस्ट. हम इस कॉस्ट को डिस्कस करेंगे. बेसिकली वो सारी कॉस्ट वही है जो कि इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इकोनॉमी में. वो डिफरेंट उसने आपको बताया. मैं फर्दर हम लोग एलेबोरेट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं. हम कहते हैं दीज इंक्लूड शू लेदर कॉस्ट, मनी इल्यूजन, मेन्यू कॉस्ट, अनसर्टेनिटी ओवर फ्यूचर प्राइस लेवल्स, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस कंफ्यूजन एंड टैक्स डिस्टॉर्शन होती हैं. तो शू लेदर कॉस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं. शू लेदर कॉस्ट कहते हैं इन्फ्लेशन इज कॉस्टली फॉर द सोसाइटी व्हेन इट कॉजेज पीपल टू डू थिंग्स दे वुड नॉट डू इन एन एनवायरनमेंट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी. कहता है इन्फ्लेशन की वजह से हमें ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं जो कि हम अगर नॉर्मल हमारे पास वो रहती है, अगर स्टेबल प्राइसेस रहती हैं इकोनॉमी के अंदर या तो हम उन जो डिसीजंस को जो होता है वो नहीं लेते.
शू लेदर कॉस्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज जो आता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, वो कहते हैं इन्फ्लेशन इज कॉस्टली। Inflation is costly for the society when it causes people to do the things they wouldn't do in an environment of price stability. देखो बेसिकली होता ये है कि जब प्राइस स्टेबल होती है ना तो हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो जो हम नहीं करते, लेकिन जब प्राइसेस अनस्टेबल होती है ना, बहुत क्विकली चेंज हो रही होती हैं प्राइसेस, तो हम बहुत सारे जो डिसीजन है ना वो फौरी तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि आज अगर मैंने अपने पैसों को सेव कर लिया तो आने वाले कल में या 1 साल बाद या 2 साल बाद जो है उसकी मनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो डेफिनेटली मैं अपने पैसों को सेव नहीं करूँगी, ठीक है। आई विल स्पेंड दैट मनी ऑन समवेयर, मैं उसको कहीं ना कहीं स्पेंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो मेरे पास 1000 मौजूद है, शायद 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 1000 नहीं होगी, हो सकता है उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी रियल वैल्यू है वो डिक्रीज होकर 500 600 700 रह जाए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल डिस्कस की थी कि पहले अगर हम बात करें तो एक वही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो 10 रुपीज़ में या 12 रुपीज़ में आ जाती थी, अब वही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो है वो 25 रुपीज़ में आती है, ठीक है। या वही एक टिकट जो पहले 280 में आ जाता था, अब वही एक टिकट जो है 450 में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है। अब मनी की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है ना, उस वजह से जब हमें आइडिया होता है ना कि फ्यूचर में हमारे पास मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और वो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो हम अपने पैसों को सेव नहीं करते फ्यूचर के लिए। हम लोग वो कहते हैं इन्फ्लेशन इसलिए भी कॉस्टली होती है व्हेन इट कॉजेज पीपल टू डू थिंग्स, जब ये लोगों को मजबूर करती है कि लोग ऐसे काम करें दे वुडंट डू इन एन एनवायरनमेंट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, जो वो प्राइस स्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में नहीं करते। After all, the higher the rate of inflation, the more likely people are to change their normal patterns of spending and money holding. वो कहते हैं इन्फ्लेशन रेट जितना हाई होता है ना, उतना ही जो लोगों का पैटर्न है ना स्पेंडिंग मनी और होल्डिंग मनी का। देखो जब भी हमारे पास इनकम आती है तो हम उसमें से कुछ पैसे स्पेंड कर लेते हैं, कुछ पैसे हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। जो होल्ड करते हैं वो बेसिकली हम अपने सेव कर लेते हैं। तो जब हमें पता होता है ना कि इन्फ्लेशन है और बहुत क्विकली प्राइसेस होंगे वो चेंज हो जाएंगी, तो हमारा जो स्पेंडिंग और होल्डिंग जो पैटर्न है ना मनी का वो चेंज हो जाता है। अब उसकी रीज़न क्या है? द रीज़न इज दैट इन्फ्लेशन इज एसेंशियली अ टैक्स ऑन होल्डिंग मनी। वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज लाइक मतलब इन्फ्लेशन टैक्स है ऑन होल्डिंग मनी। अगर आप कोई मनी होल्ड कर लेते हैं तो एक तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ता है और इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। एज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज राइज विद इन्फ्लेशन, जैसे ही गुड्स और सर्विसेज की प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज होगी, द वैल्यू ऑफ डॉलर्स इन प्राइसेस इन पीपल्स वॉलेट फॉल। वो जो कहते हैं लोगों के वॉलेट में जो पैसे पड़े हुए होंगे ना, जो डॉलर्स पड़े हुए उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दिस प्रॉब्लम इज नॉट currently severe इन द यूनाइटेड स्टेट बिकॉज इन्फ्लेशन रेट्स आर वेरी स्लो। वो कहते हैं कि वेरी लो इन्फ्लेशन रेट अगर कम होंगे तो ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं होता, बट इन हाइपर इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ डॉलर फॉल्स डेली। लेकिन कहते हैं अगर कोई हाइपर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है, लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ था कि डेली बेसिस के ऊपर ही प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा था। डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस 30% 40% 50% इवन 100% तक भी ऊपर जा रही थी और मोर देन 100% भी। तो वो कहते हैं टू अवॉइड द टैक्स ऑन होल्डिंग मनी, तो जो मनी हम लोग होल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स को अवॉइड करने के लिए पीपल होल्ड लेस मनी, लोग कम पैसों को होल्ड करते हैं। और विच मीन्स मोर ट्रिप्स टू द बैंक्स टू मेक विड्रॉल्स, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स को विजिट करते हैं और विड्रॉल्स के लिए, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी आ गई है बैंक के अंदर, अब मुझे पता है कि जो वहाँ पर मैंने पैसे मेरे पड़े हुए हैं वहाँ पर भी मुझे उसके सर्विस चार्जेस वगैरह पे करने हैं, टैक्स पे करना है अपनी सेविंग्स के ऊपर। सेकंड है मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, मेरी मनी की वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मोर विजिट्स या मोर ट्रिप्स टू बैंक होंगे, बैंक पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉल्स करेंगे, पैसे निकलवाएंगे ताकि उन पैसों को क्या करें, स्पेंड कर लें। सो शू लेदर कॉस्ट बेसिकली क्या है, कहते हैं शू लेदर कॉस्ट आर द रिसोर्सेज दैट आर वेस्टेड व्हेन पीपल चेंज देयर बिहेवियर टू अवॉइड होल्डिंग मनी। कहते हैं मनी को होल्ड करने से अवॉइड करने के लिए लोग जो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं ना, उसमें रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। अब डेफिनेटली जब अच्छा यहाँ पे शू लेदर का मतलब इस नहीं का, देखो जब आप ज़्यादा विजिट करेंगे ना किसी भी बैंक को जाकर या फिर किसी भी जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके विड्रॉल्स के लिए आप उसको ज़्यादा टाइम्स के लिए विजिट करेंगे, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा विजिट करेंगे उतना ज़्यादा जो आपकी जो शू लेदर जो है वो उतना ज़्यादा यूज़ होगा और जितना ज़्यादा वो कंज्यूम होगा उतनी जल्दी जाहिर सी बात है वो बर्न आउट हो जाएगा, तो आपको उसको दोबारा से बाय करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आपके रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होंगे। अगर करंटली हम बाय कर बात करें तो अब शू लेदर कॉस्ट है, अब इस तरह से तो नहीं है कि जी हम कहेंगे जी हमारे जो शू लेदर है वो ख़राब हो रहे हैं, बर्न आउट हो रहे हैं, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हमारे पास फ्यूल कंजम्पशन है, डेफिनेटली बैंक जाने के लिए हमें फ्यूल वगैरह यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप हमारा टाइम कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे उसने वो बताई हुई हैं आपको। तो कहते हैं
इन टाइम्स पास्ट टाइम्स के अंदर क्या था, द कॉस्ट रेफर टू द एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रिप्लेसिंग शूज दैट माइट गेट वर्न आउट एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग मैनी ट्रिप्स टू द बैंक। वो कहते हैं कि ओल्ड टाइम्स के अंदर क्या था, शू लेदर कॉस्ट को हम कहते थे वो कॉस्ट है जब हम बैंक्स को ज़्यादा विजिट करते हैं तो हमारे जूते जो होते हैं वो वर्न आउट हो जाते हैं, वर्न आउट शूज़ को फिर रिप्लेस करना पड़ता है न्यू वंस के साथ। अब जब न्यू शूज़ बाय करते हैं तो उसके ऊपर दोबारा से कॉस्ट आती है, तो इसको वो शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। टुडे दीज इंक्लूड फ्यूल कॉस्ट, आजकल हम उसको क्या कहते हैं, आजकल हम उसको फ्यूल कॉस्ट कहते हैं। एट द टाइम एंड एफर्ट दैट पीपल एक्सपेंड व्हेन दे मेक मल्टीपल ट्रिप्स टू द बैंक और द एटीएम, और वो कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास उसका फ्यूल कॉस्ट आ गई है, आपका टाइम आ गया है, एफर्ट है लोगों की जो वो एक्सपेंड करते हैं व्हेन दे मेक मल्टीपल ट्रिप्स टू अ बैंक और द एटीएम, जो वो बैंक से एटीएम्स के ऊपर मल्टीपल ट्रिप्स जाते हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन उसने यहाँ पे लिखी हुई है, शू लेदर कॉस्ट आर द रिसोर्सेज दैट आर वेस्टेड व्हेन पीपल चेंज देयर बिहेवियर टुवर्ड होल्डिंग मनी। लोग अपनी मनी को होल्ड करने के लिए जब अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज आपके वेस्ट हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। Second problem is that it's about the money illusion. Money illusion कहते हैं, money illusion occurs when people interpret nominal changes in wages or the prices as the real changes. जब लोग wages और prices के अंदर जो nominal changes होती हैं उसको real changes consider कर लेते हैं। Actually problem पता क्या होती है, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर prices increase होती हैं तो prices overall economy में increase होती हैं। हमने कहा था salaries भी price है, ठीक है ना। हम कोई सर्विस प्रोवाइड करें उसके बदले में हमें सैलरी मिल रही है, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो सैलरीज की जो प्राइस है वो भी तो इंक्रीज होगी ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन अब क्या होगी कि यहाँ पर जो आपके पास ओवरऑल प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगी, तो उसकी वजह से अब लोगों को लगता है कि समटाइम्स ही अब ये जो चीज़ें हैं ये एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो एक्चुअली तो वो नॉमिनल सी चेंजेस होती हैं, मतलब ये कि एक चीज़ चेंज होती है तो उसके बदले में दूसरी भी चेंज हो जाती है, तो ऑन नेट उसका कोई भी इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम अपनी सैलरी के अंदर जो इंक्रीमेंट्स होते हैं ना उनको कंसीडर नहीं करते, और जो नॉर्मल उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं चेंजेस आ जाती हैं तो उसको हम लोग रियल चेंजेस कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। उस वजह से हमारे स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं जो कि इकोनॉमी के लिए उसको भी हैंडल करना मुश्किल होता है। एक छोटा सा उसका पैराग्राफ देख लेते हैं। द सेकंड प्रॉब्लम दैट इन्फ्लेशन इम्पोजेस इज अमंग द लीस्ट अंडरस्टूड। वो कहते हैं कि इसको बहुत कम इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। इवन व्हेन पीपल नो दैट इन्फ्लेशन हैज अकर्ड, जब लोगों को पता होता है कि इन्फ्लेशन अकर हो गई है, दे डू नॉट ऑलवेज रिएक्ट रैशनली, वो हमेशा रैशनली रिएक्ट नहीं करते। सो ऑल द वेजेस एंड द प्राइसेस माइट राइज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। वो कहते हैं जो वेजेस और प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से अगर बढ़ जाती हैं, पीपल फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्ड एज इफ द प्राइसेस आर हायर इन द रियल टर्म्स। कहते हैं वो जो वेजेस हैं और प्राइसेस हैं दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, पीपल फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्ड एज इफ द प्राइसेस आर हायर इन देयर टर्म्स। वो कहते हैं वो सिर्फ ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कि प्राइसेस ही सिर्फ जो है वो इंक्रीज हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ अ मूवी गोज अप बाय 10%, कहते हैं अगर एक मूवी की प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो गई है, बट आर वेजेस एंड ऑल अदर प्राइसेस गो अप बाय अ सिमिलर अमाउंट। कहते हैं जो हमारी वेजेस थी और जो बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस थी वो भी सिमिलर अमाउंट में इंक्रीज हो जाती हैं, नथिंग इज अकर्ड इन रियल टर्म्स। तो रियल टर्म्स में तो कोई भी चेंज नहीं आया, ये तो नॉमिनल चेंजेस थी। अगर वहाँ पे 10% इंक्रीज आ गया तो हो सकता है 10% इंक्रीज आपकी सैलरी में भी हुआ हो। कहते बट मैनी पीपल मिस्टेकनली कंक्लूड दैट मूवीज हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव। लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि जी मूवीज बहुत महंगी हो गई हैं, एंड इफ दे ट्रीट अ प्राइस इंक्रीज फ्रॉम इन्फ्लेशन एज अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस, दे में गो सी फ्यूअर मूवीज। अब वो कहते हैं कि अगर वो इसको रिलेटिव प्राइस चेंज के साथ उसको कंसीडर करेंगे कि जी इसकी जो रिलेटिव प्राइस है वो ज़्यादा चेंज हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो कम मूवीज देखने जाएंगे और मेक अदर डिसीजंस बेस्ड ऑन द न्यू प्राइस, और वो न्यू प्राइस के बेस पे अपना कोई और डिसीजन भी ले सकते हैं। इकोनॉमिस्ट कॉल इट मनी इल्यूजन, वो इसको मनी इल्यूजन कहता है। मनी इल्यूजन occurs when people interpret nominal changes in wages or the prices as the real changes। जो मनी इल्यूजन तब होती है जब लोग नॉमिनल चेंजेस को वेजेस और प्राइसेस में रियल चेंजेस के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फिर से वही वाली बात है कि आपकी जब वहाँ पर चेंज आएगी तो डेफिनेटली ओवरऑल चेंज आएगा इकोनॉमी के अंदर, लेकिन लोग सारे के सारे ओवरऑल जो चेंजेस है उसको कंसीडर नहीं करते। लोगों को लगता है कि सिर्फ प्राइसेस चेंज हुई हैं तो वो सिर्फ उसी को रियल चेंज है वो कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेंडिंग पैटर्न्स भी चेंज कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग भी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक उसने आपको नॉमिनल वेज और रियल वेज बता दिया। अब वर्कर्स नॉमिनल वेज इज हिज और हर वेज एक्सप्रेस्ड इन द करंट डॉलर्स, जो करंट डॉलर्स में उसकी मौजूद है उसकी वेजेस को, उसको हम नॉमिनल चेंज कहते हैं, द रियल नॉमिनल वेज कहते हैं। द रियल वेज इज द नॉमिनल वेज एडजस्टेड फॉर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। रियल वेजेस क्या होती है, रियल वेजेस वो नॉमिनल वेज होती है लेकिन उसको एडजस्ट किया होता है फॉर द चेंजेस इन प्राइस लेवल में चेंजेस के अगेंस्ट, ठीक है।
नॉमिनल तो नॉर्मली है ना, जो भी आपके पास करंट डॉलर्स में मौजूद है वो है, ठीक है, लेकिन उसको जो बाकी अदर प्राइस लेवल्स के अगेंस्ट है वो हम उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम ये सोचें कि जी अगर इतना जो है वो हमारी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली इतनी हमारी सैलरीज भी इंक्रीज हुई हैं, तो उसको हम उसके साथ एडजस्ट कर लें, तो वो वाला जो फैक्टर है वो हमारे वो उसको हम अपनी रियल वेज कहते हैं। रियल वेज इज द नॉमिनल वेज एडजस्टेड फॉर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल में चेंजेस के साथ जो हमारी हम अपनी वेजेस को एडजस्ट करते हैं उसको हम रियल वेजेस कहते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास है मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट बेसिकली आपके पास जब भी कभी कोई प्राइसेस बनती हैं तो नॉर्मली आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं या किसी जगह जाते हैं तो उनकी एक मेन्यू कॉस्ट होती है, वो मेन्यूज मौजूद होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी मेन्यू कार्ड दे दें, या नॉर्मली खुद भी वो जो वेटर्स वगैरह होते हैं मेन्यू कार्ड जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब डेफिनेटली वो मेन्यू कार्ड की डिसीजन मेकिंग के ऊपर जाहिर सी बात है मैनेजमेंट बैठती है, डिसाइड करती है, सारे फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फिर वो अप्रूव्ड हो जाती है, मेन्यू कार्ड्स की प्रिंटिंग हो जाती है, वो मौजूद होते हैं काउंटर्स के ऊपर, टेबल्स के ऊपर, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिस्प्लेड होते हैं। अब जब इन्फ्लेशन होएगी, प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, प्राइसेस चेंज हो जाएंगी तो मेन्यूज़ भी चेंज करने पड़ेंगे। अब जब मेन्यू चेंज करना पड़ेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, जो कि जो उसका ऑनर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा या जो सप्लायर होगा उसको ही और शी हैज़ टू बियर दैट कॉस्ट। यहाँ पे इसमें बताया हुआ है द एक्ट ऑफ फिजिकली चेंजिंग प्राइसेस इज आल्सो कॉस्टली। जो फिजिकली प्राइसेस को चेंज करना है वो मतलब जहाँ पर भी मेंशन है प्राइसेस उनको चेंज करना वो भी बहुत कॉस्टली है। कहते हैं मेन्यू कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस, प्राइसेस के चेंज होने। मेन्यू कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि प्राइसेस के चेंज होने की वजह से आती है। वेल सम बिजनेसेस कैन चेंज प्राइसेस इजीली, कुछ बिजनेस तो आसानी से अपनी प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैस पम्प्स एंड साइंस एट गैस स्टेशन आर डिजाइन फॉर दिस पर्पज। अब लाइक अगर फ्यूल वगैरह में चेंज होता है तो वो तो बहुत आसान है कि उनके पास ऑलरेडी वो फैक्टर मौजूद है, वो वहाँ पे जिस प्राइसेस को चेंज कर देते हैं। बिजनेसेस सच एज रेस्टोरेंट्स कैन फाइंड इट एक्सपेंसिव। अगर कोई मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह टाइप के बिजनेस है तो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव है टू प्रिंट न्यू मेन्यूज के, वो न्यू मेन्यूज प्रिंट करवाएं। वैन द प्राइसेस चेंज, जब उनकी प्राइसेस जो है वो चेंज होंगी, ठीक है। तो ये मेन्यू कॉस्ट भी आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास ये फ्यूचर प्राइस लेवल अनसर्टेनिटी। जो फ्यूचर की प्राइसेस है ना वो हमेशा अनसर्टेन होती हैं। अब एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन जब भी हम कभी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस कभी भी आउटपुट से स्टार्ट नहीं होता है। बिजनेस एवर स्टार्ट विद एन इनपुट। हम कोई किसी भी बिजनेस के लिए पहले इनपुट्स देते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो जाके एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम लोगों ने मतलब लाइक हमने लैंड लगा दी, लेबर लगा दी, हम लोगों ने कैपिटल लगा दिया, ऑर्गेनाइजेशन कर दी, सब कुछ कर लिया, ठीक है। प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है तो हमारे पास आउटपुट जनरेट हुआ है। अब जिस टाइम पे हम लोग वो सारी चीज़ें इनपुट्स लेकर आ रहे थे, उनको एम्प्लॉय कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पर जब कर रहे थे उस टाइम हो सकता है प्राइसेस कुछ और हों। जिस टाइम तक हमारा आउटपुट रेडी होता है तब तक प्राइसेस कुछ और हो चुकी होती हैं, इनपुट्स की प्राइसेस भी चेंज हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लाइक जो सिनेरियो है ना वो चेंज हो जाता है। तो वो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक बिजनेसमैन फिर किस तरह से वो इन्वेस्ट करे या किस बिजनेस में इन्वेस्ट करे। प्राइस की स्टेबिलिटी ना होने के काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे नुकसान होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल कह रहे हैं, इमेजिन यू डिसाइड टू ओपन अ न्यू कॉफ़ी शॉप इन योर कॉलेज टाउन। आपने डिसाइड किया कि आप अपने कॉलेज टाउन में एक कॉफ़ी शॉप ओपन करिए। यू वांट टू प्रोड्यूस एक्सप्रेसोस, कैफे मोचास एंड कैपुचिनोस। ऑफ कोर्स यू होप टू सेल दीज फॉर अ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको प्रॉफिट के लिए सेल करेंगे। बट बिफोर यू कैन सेल अ सिंगल कप ऑफ कॉफ़ी यू हैव टू स्पेंड फंड्स ऑन योर रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि आपको अपने रिसोर्सेज के ऊपर अपने फंड्स को स्पेंड करना पड़ेगा। लाइक आपको कोई शॉप लेनी पड़ेगी, कोई मशीन लेनी पड़ेगी, कोई फर्नीचर चाहिए होगा। वो कहते हैं यू हैव टू बाय, दैट इज इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना कैपिटल गुड्स में। लाइक एन एक्सप्रेसो बार, आप एक एक्सप्रेसो बार लेंगे, टेबल्स लेंगे, चेयर्स लेंगे एंड अ कैश रजिस्टर, और एक कैश रजिस्टर लेंगे जहाँ पे आप अपनी सेल को रिकॉर्ड करेंगे। यू ऑल्सो हैव टू हायर वर्कर्स, आपको वर्कर्स भी हायर करने हैं एंड प्रॉमिस टू पे दैम, और उनको प्रॉमिस करने के हम आपको पे भी करेंगे। ऑल फर्म्स लार्ज और स्मॉल फेस दिस सिचुएशन। तमाम फर्म जो कि चाहे वो छोटी हो साइज में या बड़ी, उनको ये सिचुएशन फेस करनी ही पड़ती है। बिफोर एनी रेवेन्यू अराइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ द आउटपुट, आउटपुट से कोई भी सेल आपके पास आए उससे पहले फर्म्स हैव टू स्पेंड ऑन रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज पे स्पेंड करना पड़ता है। रिसोर्सेज में आपको बता दिए कि आप एक एक्सप्रेस बाहर लेंगे, टेबल्स लेंगे, चेयर्स लेंगे, कोई कैश रजिस्टर्स वगैरह चाहिए होंगे। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द ओवरऑल इकोनॉमी। ओवरऑल इकोनॉमी भी ऐसे ही इम्पैक्ट रहता है। टू इंक्रीज जीडीपी इन द फ्यूचर फर्म्स मस्ट इन्वेस्ट टूडे। अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए
वो ये कह रहे हैं कि जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आज जो होता है आज अपने कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। द फंड्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट्स आर टिपिकली बोरोड फ्रॉम अदर्स, और जो ये फंड्स होते हैं हम टिपिकली जो होता है वो बोरो कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें थी, एक तो जो सर्विसेज हम लोगों ने ले ली लोगों से वो, और एक ये जो फंड्स हम लोगों ने ले लिए हैं। अब कहते हैं द टाइमलाइन ऑफ द प्रोडक्शन शोन इन फिगर 21.7 लिस्टेड शो दिस प्रोसेस वर्क्स, हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, कैसे लेबर को मिलाया है, कैसे कैपिटल फंड्स को वो इंगेज किया है, और किस तरह से हम लोगों ने जो है वो उसको स्टार्ट कर लिया। एट द एंड द फर्म सेल्स इट्स आउटपुट, फर्म अपने आउटपुट को सेल करती है। आउटपुट इज द प्रोडक्ट दैट द फर्म क्रिएट्स, आउटपुट वो होता है जो कि एक फर्म जो होती है उसको। सो यहाँ पर आउटपुट वो प्रोडक्ट होती है जो क्रिएट करके हम लोग जो होता है वो सेल आउट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन अ नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस फंड्स मस्ट बी स्पेंड टुडे एंड देन रीपेड इन द फ्यूचर। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, हम आज अपने फंड्स को जो है वो स्पेंड करते हैं और फ्यूचर में वो हमें रीपे हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर द आउटपुट सेल्स, जब आउटपुट जो होता है वो मार्केट में सेल हो जाता है। बट फॉर दिस सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स टू अक्कर, लेकिन वो कहते हैं इस सीक्वेंस में अगर इवेंट्स अक्कर होते हैं, businesses must make promises to deliver payments in the future। बिजनेसमैन को प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो फ्यूचर में पेमेंट्स को डिलीवर करेगा। एंड दीज इंक्लूड पेमेंट्स टू द वर्कर्स, उसने जो वर्कर को पेमेंट करनी है वो, एंड द लैंडर्स, और जो लैंडर्स को करनी है मतलब जिनसे उसने पैसे उधार लिए हैं उन लोगों से। Thus, two types of the long-term agreements from the foundation for the production, wedge and non contracts। तो मेनली हमने दो लोगों को पैसे देने होते हैं, एक तो जिन पर्सन को हम लोगों ने अपने पास हायर किया हुआ था उनको वेजेस पे करनी है, और जिन लोगों से हमने पैसे उधार लिए थे उनको नॉन कॉन्ट्रैक्ट देने हैं। बोथ ऑफ दीज इन्वॉल्व एग्रीमेंट्स फॉर द डॉलर्स टू बी डिलीवर इन द फ्यूचर पीरियड्स, और इनको हमने दोनों को क्या करना है, डॉलर्स फ्यूचर में पे करने हैं। बट इन्फ्लेशन इफेक्ट्स द रियल वैल्यू ऑफ दीज फ्यूचर डॉलर्स। वो कहता है कि जो आपके पास इन्फ्लेशन है ना, वो इन फ्यूचर डॉलर्स को इफेक्ट करती है। When inflation confuses workers and lenders, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या करेगी, कंफ्यूज कर देगी वर्कर्स को भी और लेंडर्स को भी। These essential long-term agreements seems risky and people are less likely to enter into them। सो अल्टीमेटली क्या है कि फ्यूचर प्राइस अनसर्टेनिटी की वजह से लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब से फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन को के साथ जो इन्वेस्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है कि आपके बिजनेस में मैं आपको 10,000 उधार दे देती हूँ। वो पर्सन मुझसे कहता है कि जी ये अमाउंट मैं आपको 10 ईयर्स के बाद या 20 ईयर्स के बाद या 5 ईयर्स के बाद रिटर्न कर दूंगा। तो 5 साल के बाद क्या वो अमाउंट मेरे लिए बैलेंस्ड होगी, मतलब 5 साल के बाद क्या जो मैंने 10,000 उसको दिया हुआ है क्या उसकी वैल्यू सेम होगी, या वो वैल्यू डिक्रीज हो चुकी होगी, डिक्रीज होगी तो कितनी हो चुकी होगी। और अगर मैं उसके साथ उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी चार्ज कर लूँ तो क्या वो उसको कॉम्पनसेट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो अनसर्टेनिटी भी रहती हैं ये आपके उसको लेंडर को भी कंफ्यूज कर देती हैं, वर्कर्स को भी कंफ्यूज कर देती हैं, और इसकी वजह से हमेशा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, उस वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करते और जीडीपी इंप्रूव नहीं होती है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अब देखिए एक पर्सन ने उसने आपको उधार पैसे दिए, आपने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, फ्यूचर में जाके इन्फ्लेशन हुई और अब से फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10,000 पे करना था, फ्यूचर में जाके इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो प्राइसेस की इंक्रीज होने की वजह से अब जो जाहिर सी बात है जो बॉर्डर था, बॉर्डर को पैसे ज़्यादा बचेंगे, उसके पास जब प्राइस अब हायर प्राइसेस थी उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब जो वो प्राइस आएगी उसके पास और वो अपने लेंडर को पैसे वापस करेगा। अब जिस टाइम पे वो लेंडर को पे बैक करेगा उस टाइम लेंडर जो होगा लेंडर लॉस में होगा और जो बॉर्डर था उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब मतलब ये कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेंडर की जो वेल्थ थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर किसके पास चली गई है, बॉर्डर के पास चली गई। बॉर्डर वो पर्सन है जिसने उधार पैसे लिए हैं और लेंडर वो पर्सन है जिसने उधार पैसे दिए हैं। अब एक पर्सन आज इसको 10,000 दे रहा है, अब जब वो उसको 5 साल के बाद 10,000 वापस करेगा तो उस टाइम तक अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर चला जाता है, उसके वो तो 10,000 से पता नहीं कितनी अमाउंट बना चुका होगा, लेकिन उसने अपनी बॉर्डर को 10,000 उसने जो अपने लैंडर को 10,000 ही पे बैक करना है, ठीक है। अच्छा, लैंडर को उसने 10,000 पे बैक कर दिया, लेंडर को 10,000 पे बैक करके अब उसके पास तो बाकी की जो अमाउंट थी वो उसके पास आ गई। अगर ऑपोजिट सिनेरियो हो जाती है, डिफ्लेशन हो जाती है 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद डिफ्लेशन हो गई है, प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं, बॉर्डर को जो अमाउंट आ रही है वो कम है, उसने लेंडर को जो पे करनी है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर अब जो बॉर्डर की अमाउंट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर लेंडर के पास चली जाती है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो जो वो क्रिएट होता है जिसको उसने यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल बताई हुई है। कहते हैं इन्फ्लेशन कैन आल्सो रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ बिटवीन बॉर्डर्स एंड लैंडर्स, लैंडर्स और बॉर्डर्स के बिटवीन वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। रिटर्निंग टू आर कॉफी शॉप एग्जाम्पल, कहते हैं कॉफी शॉप एग्जाम्पल पे अगर वापस चले जाएं, इमेजिन यू बोरो 50,000 टू स्टार्ट योर बिजनेस, आपने 50,000 लिए थे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें,
यू बोरो दिस सम फ्रॉम अ बैंक, आपने बैंक से ये पैसे उधार ले लिए विद द प्रॉमिस ऑफ पेइंग बैक $60,000, और आपने प्रॉमिस कर लिया कि इन 5 years, क्या 5 सालों में इसको $60,000 है वो पे बैक कर लेंगे. नाउ इफ इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेडली राइजेस, अगर इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेडली राइज हो जाए ड्यूरिंग दूस 5 years, उन 5 सालों में, द इन्फ्लेशन विल डी वैल्यू योर फ्यूचर पेमेंट, आपकी फ्यूचर पेमेंट को डी वैल्यू कर देगी जो आपने बैंक को करनी है. एज अ रिजल्ट यू विल बी बेटर ऑफ, अल्टीमेटली आपको फायदा हो जाएगा. ठीक है, अब देखो ना, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, से फॉर एग्जाम्पल वो 50 की बिक रही थी, आपके पास इन्फ्लेशन हो जाती है, इन्फ्लेशन की वजह से फॉर एग्जाम्पल वही प्रोडक्ट अब 80 की या 90 की या 70 की सेल आउट हो रही है, आपके पास तो ज़्यादा अमाउंट आएगी ना, लेकिन आपने बैंक को 5 सालों के बाद कितने पैसे पे करने हैं, 60,000, तो आपको तो उसका फायदा हो गया. ठीक है, बट द बैंक विल बी वर्स ऑफ, लेकिन बैंक को उसका नुकसान हो गया क्योंकि बैंक की जो मनी की वैल्यू थी वो डिक्रीज हो गई है. द सरप्राइज इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ फ्रॉम द लैंडर्स टू द बॉरोवर्स, तो जो सरप्राइज इन्फ्लेशन होती है वो लैंडर से बॉरोवर्स की जो मनी होती है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है. नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर उसने आपको ऑपोजिट भी दी है, समटाइम्स डिफ्लेशन भी हो जाती है. ये देखो, यू माइट अज्यूम दैट डिफ्लेशन और फॉलिंग प्राइसेस brings only positive side effects for the economy. कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि डिफ्लेशन हो जाए, प्राइसेस गिर जाएं, आपको लगता है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता. इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बॉर्डर को नुकसान हो जाएगा और लैंडर फायदे में चला जाएगा. ठीक है, और इस टाइम जो बॉर्डर की मनी है, अब मतलब उसने जो अपनी मेहनत से अर्न करके, अब से फॉर एग्जाम्पल 50 थी, डिफ्लेशन हुई है, प्राइसेस कम हो के से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जी 40 करें, 30 करें, जितनी भी उसको जो अमाउंट आ रही थी वो पहले से भी कम है, और उसने उसी अमाउंट में से अपने जो लैंडर है उसको भी पैसे देने हैं. तो इस टाइम जो है आपका बॉर्डर है वो नुकसान में चला जाएगा, और जो लैंडर है ही विल बी बेटर ऑफ. तो इसका भी इन्फ्लेशन का जो है वो नुकसान होता है. प्राइस कंफ्यूजन, हमेशा प्राइस कंफ्यूजन रहती है. कहते हैं मार्केट प्राइसेस आर सिग्नल्स टू कंज्यूमर्स एंड फर्म्स. मार्केट प्राइसेस होते हैं ना, वो सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, मतलब सिग्नल्स होते हैं कि कौन सा जो बिजनेस है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या किसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है. कहते हैं सिग्नल्स दैट हेल्प टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन द मार्केट इकोनॉमी. सिग्नल्स होते हैं कि हमने मार्केट इकोनॉमी के अंदर अपने रिसोर्सेज को किस तरह से जो एलोकेट करना है. जो ज़्यादा हायर प्राइसेस वाले बिजनेस होते हैं, जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, उनके अंदर लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमांड इंक्रीजेज, अगर डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस राइज, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, एंड फर्म्स हैव एन इंसेंटिव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट. फर्म्स अपनी आउटपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगी, एंड दे दैट दे सप्लाई, जो वो सप्लाई करती हैं, ताकि ज़्यादा किससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो. ऑल एल्स इक्वल, अगर बाकी सब चीज़ें ठीक रहती हैं, फर्म्स टेक राइजिंग प्राइसेस एज अ सिग्नल टू इंक्रीज आउटपुट. वो सिग्नल के तौर पे ट्रीट करते हैं कि जी हाँ जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है, और लोग जो है वो प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, प्राइसेस में इंक्रीज आ गया है, और हमें जो है वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. एंड द फॉलिंग प्राइसेस एज अ सिग्नल टू डिक्रीज आउटपुट, और अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रही हो तो फर्म्स को पीछे सिग्नल मिल जाता है जी आउटपुट रोक दें, यहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ी देर स्टॉप कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करके वो हम मार्केट में ले जाए तो मार्केट में वो उसकी कम प्राइसेस के ऊपर बिकेंगी, अल्टीमेटली जो आपका सेलर है या सप्लायर उसी को नुकसान होगा. बट इन्फ्लेशन आल्सो शोज अप एट द राइजिंग प्राइसेस, तो जो प्राइसेस के अंदर राइज है वो इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है. सो इफ फर्म्स कैन नॉट डिटर्मिन विच प्राइस चेंजेस आर ड्यू टू इन्फ्लेशन, अब यहाँ पे फर्म्स को तो पता नहीं चलेगा ना कि जी कौन सा प्राइस चेंज है वो इन्फ्लेशन की वजह से है, कौन सा जो है वो डिमांड की वजह से है. सो जो रिसोर्सेज में भी मिस डायरेक्टेड इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अंदर जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको वो मिस डायरेक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब ये कि प्राइसेस जो होती हैं वो कंफ्यूज करेंगी कि हम समझते हैं कि जी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो हम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई को इंक्रीज कर दें, हम सप्लाई इंक्रीज कर दें, उसका मार्केट में उसको कोई खरीदने वाला ना हो, मालूम होता चले जी प्राइसेस तो इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर जा रही थी. या फिर डिक्रीज भी सेम उसी तरीके से कि जी प्राइसेस डिफ्लेशन की वजह से डिक्रीज हो रही हैं, हम प्रोडक्शन स्टॉप कर दें, तो यहाँ पे प्राइस का जो होता है फैक्टर क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर देता है. अच्छा, टैक्स डिस्टॉर्शंस भी होती है. टैक्स डिस्टॉर्शंस का मतलब क्या है कि देखो, एक यहाँ पर उसने एक एग्जांपल आपको बताई है कि एक प्रॉपर्टी से फॉर एग्जांपल आपने उसको परचेज कर लिया था. ठीक है, अब भी से फॉर एग्जांपल आप अगर हम मैं अपने घर की एग्जांपल देती हूँ, जिस टाइम पे हमने उस घर को परचेज किया था दैट वाज ऑफ 20 लाख. ठीक है, वो घर 20 लाख का हमें मिला था, और अब उसी घर की अगर हम उसको वैल्यूएट कराते हैं वो तकरीबन जो उसका जो पोर्शन है वो तकरीबन 60 लाख तक चला गया. ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से या फिर करंट सिनेरियोज की वजह से अब वो इंक्रीज होकर अगर हम उसको देखते हैं तो वो 60 लाख में चला गया है. ठीक है, अब बेसिकली अगर हम इस टाइम पे जाके उसको अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं ना, तो जब वो उसको प्रीवियस वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो वो कहेंगे कि जी 20 साल में या 30 साल में जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं. जो बिगर गेन्स होते हैं उनको कैपिटल गेन कहते हैं. अब जो कैपिटल गेन है उसने कहा जी इसकी हुई तो इन्होंने 20 लाख की खरीदी थी और 40 लाख का तो इनको सेल करने पर प्रॉफिट हो गया.
तो 40 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 40 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जो भी गेन्स या प्रॉफिट्स होते हैं हमें उनके ऊपर, पर्सनल प्रॉपर्टीज पे तो नहीं है लेकिन बिजनेस प्रॉपर्टीज में जब हम ऐसे करते हैं तब तो पर्सनल पे भी होते हैं, बिजनेस प्रॉपर्टीज पर उससे भी ज़्यादा और कंफर्म जो आपके पास वो होते हैं टैक्सेस अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर जाके जब हम देखेंगे हम टैक्स को, तो अब अगर देखा जाए जो घर हम इस टाइम सेल आउट कर रहे हैं, अगर वैसा सही घर हम उसी उस जैसे ही लोकेशन के ऊपर बाय करेंगे तो वो उतनी ही प्राइस में आ रहा है। इसका मतलब है ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट तो सेम रहा, मतलब जो प्राइसेस इतनी इंक्रीज हुई हैं वो तो ओवरऑल थी इकोनॉमी में। ये नहीं है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़कर 60 लाख पे चली गई है तो बाकी जो उस तरह के घर हैं वो 20 लाख पे बिक रहे हैं, तो वो बेसिकली जो 40 लाख है वो प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है, वो इन्फ्लेशन इफेक्ट है। ठीक है, हमें अगर वैसे सिमिलर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए हमें उतने ही पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, लेकिन अब वो क्या कह रहे, वो कह रहे हैं जी कैपिटल गेन तो 40 लाख है और 40 लाख का कैपिटल गेन है तो आप इसके ऊपर टैक्स पे करें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, टैक्स डिस्टॉर्शन होती हैं, कन्फ्यूजन होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो स्पॉइल कर देता है आपके सिस्टम को। वो कहते हैं इवन इफ इन्फ्लेशन कॉज ऑल प्राइसेस टू राइज यूनिफॉर्मली, सारी प्राइसेस को इन्फ्लेशन कॉज करिए कि वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, देयर वुड स्टिल बी डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स, तब भी डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे। दिस वुड occur because tax laws do not typically amount for inflation, वो typically अकाउंट नहीं होते इन्फ्लेशन के लिए टैक्स लॉस। वन एरिया इन विच particularly distortionary effects occur is capital gain। कैपिटल गेन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, कैपिटल गेन की एग्जाम्पल से बताइए। Capital gain taxes are the taxes on the gains realized by selling an asset for more than its purchase price। जब आप किसी एसेट को, जो कोई फिजिकल एसेट है उसको उसी परचेज प्राइस से ज़्यादा पे सेल करते हैं तो जो कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर पेरेंट्स बाउट अ हाउस इन 1980 फॉर $80,000, आपके पेरेंट्स ने 1980 में $80,000 का एक घर परचेज किया था एंड देन सोल्ड इट इन 2012 फॉर 2,30,000, और 2,30,000 उसको अब सेल आउट कर दिया, तो कितना कैपिटल गेन हुआ, 1,50,000। अब कहते हैं एंड दिस कैपिटल गेन इज टैक्स्ड, अब इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, हाउएवर इट टर्न्स आउट दैट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज अप बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। वो कहते हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, जो इन्फ्लेशन थी वो सेम उसी अमाउंट से जो था वो इंक्रीज की बिटवीन 1980 एंड 2012, 1980 से और 2012 के बिटवीन। द सीपीआई वॉज 80 इन 1980 एंड क्लेम टू 230 बाय 2012, और वो पहले उसमें 80 थी और अब वो 230 ही है 2012 में। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ योर पेरेंट्स हाउस जस्ट केप्ट पेस विद इन्फ्लेशन। वो कहते हैं वो जो इंक्रीज हुई है ना उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। इन रियल टर्म्स द वैल्यू ऑफ देयर हाउस डिड नॉट क्लेम। इन रियल टर्म्स में घर की वैल्यू नहीं इंक्रीज हुई, वो नहीं हुई, अप नहीं हुई है, बट दे वुड स्टिल बी रिक्वायर्ड टू पे अ सिग्निफिकेंट टैक्स ऑन द सेल ऑफ देयर होम। लेकिन फिर भी उनको अपने घर को बेचने के ऊपर एक हैवी अमाउंट जो है वो टैक्स की पे करनी पड़ेगी। As it turned out, the amount of the tax was determined by inflation and not by the tax laws। वो कहते हैं कि इस तरह से जो टर्न आउट आपको जो भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, द अमाउंट ऑफ द टैक्स वाज डिटरमिन्ड बाय द इन्फ्लेशन एंड नॉट बाय द टैक्स लॉस। वो आप इन्फ्लेशन के साथ जो इफेक्ट है उसी के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, टैक्स लॉस के साथ नहीं होगा। इफ देयर हैड बीन नो इन्फ्लेशन योर पेरेंट्स वुड हैव ऑफ नो टैक्स। अगर वो कहते हैं कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी तो आपके पेरेंट्स को कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये लेक्चर हमारा यहाँ पर जो था वो कंप्लीट हो गया है, और इसको आप आपने देख लेना है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होगी तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो विश यू गुड लक क्लास, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।